Hello and welcome. So this is the second video for the MCQ series. Chapter is the same, Cold War era and non-aligned movement, जिसका मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ. तो इस सेकेंड पार्ट में भी आप लोगों के लिए 10 नए MCQs हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न, अकॉर्डिंग टू द अपडेटेड एंड रिवाइज सिलेबस. तो ये फॉर द सेशन 2021-22 जो करंट सेशन है उसके बच्चों के लिए है. टर्म 1 के एग्ज़ाम के लिए जो आपका पूरा MCQ बेस्ड है एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम के लिए 10 नए MCQs इस वीडियो में आज हम लोग फिर से करेंगे. तो शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो. इसको हमेशा पढ़िएगा कि क्या पूछा गया है, नॉट अ मेंबर पूछा गया है या फिर मेंबर पूछा गया है. ठीक है, नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का एक ऑर्गेनाइजेशन था. ये क्वेश्चन जो है ये आपका स्पेशली विद रेफरेंस टू द मैप ऑफ यूरोप जो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, जिसमें अलायंस सिस्टम्स मार्क्ड हैं. तो येलो कलर से आपके कैपिटलिस्ट अलायंस मार्क्ड है जो नाटो है वो, और रेड कलर से वार्सो पैक्ट के मेंबर्स मार्क्ड हैं. कुछ कंट्रीज़ आपको ग्रीन कलर के दिखेंगे. ग्रीन कलर के जो कंट्रीज़ हैं उसमें वो नॉन अलाइंड मेंबर्स थे, और कुछ कंट्रीज़ ग्रे कलर के दिखेंगे जो कि न्यूट्रल कंट्रीज़, जिन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रलिटी की डिक्लेयर कर रखी है. तो अगर आप उसमें देखिए तो इसमें 4 ऑप्शन जो हैं कौन से मेंबर नहीं थे, वो नॉट अ मेंबर ऑफ, वाज नॉट अ मेंबर ऑफ नाटो. तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके इटली, बेल्जियम, ग्रीस एंड स्विट्ज़रलैंड. इटली, बेल्जियम एंड ग्रीस ये तीनों कंट्रीज़ नाटो के मेंबर हैं, येलो कलर से मार्क्ड हैं. स्विट्ज़रलैंड आपका ग्रे कलर से आपको दिखेगा. तो स्विट्ज़रलैंड जो है वो नाटो का मेंबर नहीं था. स्विट्ज़रलैंड एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी फॉरेन पॉलिसी न्यूट्रलिटी की डिक्लेयर कर रखी है, इसलिए आपको उस मैप में ये कंट्री मिलेगा ग्रे कलर से. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें है डी. ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस. तो ये सेंटेंस एक दिया हुआ है, इसमें 2 ब्लैंक्स दिए हैं और इन दोनों ब्लैंक्स को हमें फिल करना है. तो ऑप्शन में भी जो पहले ब्लैंक का आंसर है वो पहले आना चाहिए और जो सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर उसके बाद आना चाहिए. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा. तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है. यूएस अलॉन्ग विद इट्स अलाइज फॉर्म्ड अ मिलिट्री अलायंस सिस्टम कॉल्ड नाटो इन द ईयर डैश. तो नेटो किस ईयर में फॉर्म हुआ था ये पहले पूछा गया है. फिर सेकंड ब्लैंक के लिए, इन रिस्पॉन्स टू दिस सोवियत यूनियन केम अप विद वार्सो पैक्ट इन द ईयर डैश. तो नेटो का फॉर्मेशन ईयर और वार्सो पैक्ट का फॉर्मेशन ईयर हमें देना है. ऑप्शंस देख लेते हैं. 1945, 59, 49, 55, 50, 55, 45, 50. ओके, याद करिए नाटो किस ईयर में फॉर्म हुआ था. नाटो फॉर्म हुआ था 1949 में, और वार्सो पैक्ट फॉर्म हुआ था 1955 में. तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? हमारा आंसर होना चाहिए 49 और 55. तो इसका मतलब कि बी सही है, 49 और 55. तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, आसान है दोनों क्वेश्चंस. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट ट्रू. मतलब कि कौन सा ऑप्शन गलत है अबाउट कोल्ड वॉर पीरियड. नॉट ट्रू मतलब फॉल्स. अबाउट द कोल्ड वॉर पीरियड, तो कोल्ड वॉर के बारे में ये 4 स्टेटमेंट सेंटेंसेस हैं, इनमें से कौन सा गलत है अबाउट द कोल्ड वॉर पीरियड, ये हमको देखना है. स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं. पहला स्टेटमेंट है, यूएस फॉर्म्ड अलायंस सिस्टम्स इन मिडिल ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया कॉल्ड सेंटो एंड सीटो. ओके, तो यूएस ने अलायंस सिस्टम फॉर्म किए मिडिल ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में, जिनको सेंटो और सीटो कहा गया. ओके, बी ऑप्शन है, सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड विद डेवलपिंग क्लोज टाइज विद नॉर्थ वियतनाम, साउथ कोरिया एंड इराक. तो सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने क्लोजर टाइज मतलब बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए नॉर्थ वियतनाम के साथ, साउथ कोरिया के साथ और इराक के साथ. ओके, तीसरा स्टेटमेंट है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज वर वरीड अबाउट द लॉस ऑफ देयर फ्रीडम as soon as they gained formal independence from Britain and France. तो ब्रिटेन और फ्रांस से आज़ादी हासिल करने के बाद जो नए आज़ाद देश थे उनको अपनी ही आज़ादी खो जाने का, स्वतंत्रता खो जाने का डर था. फोर्थ ऑप्शन जो है आपका डी, वो है यूएसएसआर एंड कम्युनिस्ट चाइना फॉट अ ब्रीफ वॉर ओवर टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स इन 1969. तो यूएसएसआर और चाइना ने एक छोटी लड़ाई लड़ी थी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को लेकर
1969 में। अब हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। देखिए ये जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा है तो। आपको टेक्स्ट बुक को इसीलिए लाइन बाय लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब अगर इसमें देखिए तो एक नज़र में सारे स्टेटमेंट सही लगते हैं, लेकिन ध्यान से अगर देखिए तो जो स्टेटमेंट बी है, सोवियत यूनियन एंड कम्युनिस्ट चाइना रिस्पॉन्डेड विद डेवलपिंग क्लोज टाइज विद नॉर्थ वियतनाम, साउथ कोरिया एंड इराक। नॉर्थ वियतनाम तो सही है, ये कम्युनिस्ट कैंप का मेंबर था। साउथ कोरिया जो था वो तो कैपिटलिस्ट कैंप में था, वो तो यूएसए के साथ उसके अच्छे रिलेशंस थे। नॉर्थ कोरिया जो था वो कम्युनिस्ट कैंप में था। तो यहाँ पे बस एक वर्ड की वजह से, नॉर्थ एंड साउथ की वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, इसलिए आंसर होगा बी। देखिए बहुत माइन्यूट सी चीज़ है, इसीलिए आपको क्वेश्चन भी पढ़ना ध्यान से बहुत ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी बुक को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट नेटो। तो कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नाटो। ठीक है, तो हमको देखना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन से स्टेटमेंट नेटो के बारे में सही हैं। ओके, स्टेटमेंट्स क्या है? इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 15 स्टेट्स। सेकेंड स्टेटमेंट, इट डिक्लेयर दैट आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक अगेंस्ट ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये एक 15 स्टेट्स का एसोसिएशन था। सेकंड ऑप्शन है कि इसने ये डिक्लेयर किया कि एक के अगेंस्ट अगर वॉर है तो वो सभी के अगेंस्ट वॉर समझी जाएगी। तीसरा स्टेटमेंट है दैट इट वाज अ मिलिट्री अलायंस सिस्टम वेयर ईच स्टेट वाज ऑब्लाइज्ड टू हेल्प अदर। ये एक मिलिट्री अलायंस सिस्टम था, और जहाँ पे हर स्टेट की ये ड्यूटी बनती थी कि वो दूसरे को हेल्प करे। अब इन तीनों स्टेटमेंट में अगर आप देखिए, ध्यान से बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं कहूँगी, क्योंकि नाटो जो था वो 15 स्टेट्स का एसोसिएशन नहीं था, वो 12 स्टेट्स का था, और आपकी बुक में क्लियरली लिखा हुआ है इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। तो हमारा पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इट डिक्लेयर दैट ये वाला सही है स्टेटमेंट, बी स्टेटमेंट जो सेकेंड स्टेटमेंट, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी सही है। तो इसका मतलब कि सेकेंड और थर्ड सही है, पहला गलत है। तो आंसर में जहाँ पे पहला दिया है वो तो आप क्रॉस कर दीजिए पहले ही। ठीक है, तो ये सही नहीं हो सकता। ऑल करेक्ट, ये भी सही नहीं हो सकता। 1 एंड 3 है तो 1 तो सही है नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड आर करेक्ट, डी। तो ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए हाफ पे आ गए हम लोग। फिफ्थ क्वेश्चन पे, विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजन ऑफ बिगर स्टेट सीकिंग अलायंस विद स्मॉलर स्टेट। नॉट अ रीजन मतलब कि इनमें से निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है कि जो बड़े राष्ट्र थे वो छोटे राष्ट्रों को अपने अलायंस सिस्टम में लाना चाहते थे। तो इनमें से क्या कारण नहीं था? ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वाइटल रिसोर्सेस, टेरिटरी, इकोनॉमिक सपोर्ट, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। रिसोर्सेज के लिए, टेरिटरी के लिए, इकोनॉमिक सपोर्ट के लिए और मानवीय मदद के लिए। तो इनमें से क्या कारण नहीं था? तो इसमें से वाइटल रिसोर्स तो था ही कारण, टेरिटरी भी था एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जिससे कि वहाँ से वो बेस बना के लड़ाई कर सके। इकोनॉमिक सपोर्ट भी था। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट जैसा कोई रीज़न नहीं था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। इट वाज नॉट अ रीज़न। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन पे आइए, असर्शन और रीज़न। ये इस एक टाइप का क्वेश्चन जो कि सीबीएसई ने अभी भेजा है फॉर्मेट, उसमें भी है कि इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर रही हूँ अपने वीडियोस में। तो यहाँ पे असर्शन एक स्टेटमेंट है, रीज़न एक स्टेटमेंट है। दोनों को हमें पढ़ना है और ये बताना है कि दोनों सही हैं या एक सही है दूसरा गलत है, और जो रीज़न है वो असर्शन का कारण है भी या नहीं। ठीक है, तो असर्शन जो है वो ये है कि द टू सुपर पावर्स वर पॉइज्ड फॉर डायरेक्ट confrontation in Korea between 1950 to 53, but a nuclear war was averted. तो जो दोनों सुपर पावर्स थे वो सीधे युद्ध की स्थिति में आ गए थे कोरियन क्राइसिस के दौरान 50 से 53 के बीच में, लेकिन एक जो डायरेक्ट वॉर थी, एक जो न्यूक्लियर वॉर थी, वो अवॉइड की जा सके। आई एम सॉरी फॉर दिस स्पेलिंग मिस्टेक,
वो अवॉइड की जा सकी। रीज़न इसका क्या है? द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की रोल इन अवर्टिंग दिस क्राइसिस, कि यूएन सेक्रेटरी जनरल जो उस समय के थे उन्होंने इस क्राइसिस को भगाने में, हटाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अब अगर आप देखिए तो असर्शन तो सही है कि कोरियन क्राइसिस के दौरान दोनों जो पावर्स थी वो आमने सामने आ गई थी, लेकिन इसका रीज़न जो है वो गलत है। जो क्राइसिस वो अवर्ट किया गया था और उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था इंडिया ने। यूएन सेक्रेटरी जनरल का रोल जो था वो कॉन्गो क्राइसिस में था, वो कोरियन क्राइसिस में उतना बड़ा नहीं था। ठीक है, तो assertion is true but the reason is false. Okay, so both A and R are correct, ये तो हो ही नहीं सकता सीधे। both A and R are correct but R is, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि R आपका wrong है। A is correct but R is wrong, ये है आपका सही आंसर। R is correct but A is wrong, तो R आपका करेक्ट है ही नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इसमें है वो है C। ठीक है, आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। द फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वॉज हेल्ड इन डैश, यहाँ पे प्लेस का नाम आएगा, और इन द ईयर डैश, तो पहले प्लेस फिर ईयर। तो फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट अगर आप याद करिए तो हुई थी बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया में, इन द ईयर 1961। इसको 25 देशों ने अटेंड किया था। तो जैसे अब ये एक क्वेश्चन मैंने ये एमसीक्यू दिया, अब इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है अगर आप साथ साथ में करते चल रहे हैं तो बुक में से रेफरेंस लीजिए, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी तैयार करते चलिए। ज़रूरी नहीं है कि यही पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई हाउ मेनी कंट्रीज दिस फर्स्ट नॉन अलाइंड समिट वाज अटेंडेड। ओके, तो ये इस तरह की जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो अगर आप करते चलेंगे तो आपका एमसीक्यू अच्छे से प्रिपेयर होता चलेगा। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर क्या है? बेलग्रेड 1961, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर इसमें है। 8th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुझे लगता है कि ये एक सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी ऑफ एमसीक्यूज ये होते हैं कि सबसे पहला रीज़न ये क्योंकि ये तो डेट से रिलेटेड होते हैं। तो लेकिन अगर देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले जो एमसीक्यूज हैं, अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं भी पता है और ये पता है कि हाँ ये पहले हुआ था और ये बाद में हुआ था, तो भी आपको करना आसान हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सबसे ज़रूरी पहले चीज़ ये कि आप बुक अपनी ध्यान से पढ़िए। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेशली मैंने बनाया है जो टाइमलाइन दी हुई है आपके चैप्टर में उससे। हालांकि सीबीएसई ने ये कहा हुआ है कि जो प्लस बॉक्सेस हैं, टाइमलाइंस प्लस बॉक्सेस हैं, प्लस बॉक्सेस में से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जो प्रीवियस ईयर में हम लोग ने देखा है ट्रेंड, उसमें सैम्पल पेपर में भी टाइमलाइन से क्वेश्चंस था और क्वेरी के बाद सीबीएसई ने ये कहा था कि ये बहुत जनरल टाइमलाइंस हैं, जो कि ये डेट्स बहुत जनरल हैं, जो कि बच्चों को पता होनी चाहिए और टीचर्स को एक्सप्लेन करना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट दैट यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग द टाइमलाइंस ऑल्सो। एटलीस्ट इतना तो पता हो कि क्या चीज़ पहले हुई है और क्या चीज़ बाद में हुई है। ठीक है, तो बर्लिन ब्लॉकेड जो है, अब इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, यानी कि शुरू से बाद, पहले से बाद। तो बर्लिन ब्लॉकेड का जो टाइम है वो है 1948-49। ओके, साइनिंग ऑफ बगदाद पैक्ट है आपका 1955, ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन है 1947 और कोरियन वॉर है 1951 टू 53। अब इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले आएगा आपका ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन, और इसको मैं जैसे ये बता रही हूँ, आप अगर वैसे ही करते हुए चलेंगे तो आपका बहुत ही आसान हो जाएगा ये करना। एक मिनट, एक्सक्यूज मी, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लेती हूँ आपके लिए। हाँ, ये रहा। ओके, तो बर्लिन ब्लॉकेड, जैसा कि मैंने अभी लिखा हुआ था इस पे वो गायब होगा, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं सारी। ये 1948-49 है, बगदाद पैक्ट है 1955, ट्रूमन्स डॉक्ट्रिन है 1947, कोरियन वॉर है 1951 टू 53। तो आपका जो सबसे पहले आ गया वो आ गया 3। ओके, 3 के बाद आपका आना चाहिए 47 के बाद आएगा 48-49, तो 1। ओके, उसके बाद फिर आएगा आपका 4 और लास्ट में आएगा आपका 2। तो हो गया 3, 1, 4, 2। ऑप्शंस देख लीजिए, 3, 1, 4, 2, तो सही ऑप्शन है आपका बी आएगा।
ओके, इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मैच द कॉलम पे। 4 ट्रीटीज दी हैं। ये लास्ट में आई है, सबसे लास्ट में चैप्टर के, तो एक बॉक्स है ग्रे कलर का, ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो 4 ट्रीटीज हैं, उनके साइनिंग डेट्स हैं, LTBT, NPT, SAL2, START1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है, उस बॉक्स को छोड़िएगा मत। तो LTBT है आपकी 1963 की, NPT है 1967 की, NPT है 1967 की, SAL2 है 79 की और START1 है 1991 की। तो मतलब 1 विल मैच टू 2, तो 1 विल मैच टू 2। देखिए पहले ऑप्शन में भी 1 मैच टू, अब सारा बाकी आगे कंफर्म कर लीजिए। 2 विल मैच टू 4 सही है, 3 विल मैच टू 1 सही है और 4 विल मैच टू 3। तो इसका मतलब कि करेक्ट आंसर आपका ए है। ठीक, 10th पे आइए। Which among the following is incorrect about India's non-alignment? It was not a policy of fleeing away. It was not a policy of fleeing away. India played an active role between Cold War rivals to avoid the Korean crisis. देखिए सबसे पहले तो फिर से स्टेटमेंट पे, विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसमें से। तो पहला स्टेटमेंट क्या था, इट वाज नॉट अ पॉलिसी ऑफ फ्लीइंग अवे। ये स्टेटमेंट तो सही है, फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इंडिया प्लेड एन एक्टिव रोल बिटवीन कोल्ड वॉर राइवल्स टू अवॉइड द कोरियन क्राइसिस। इंडिया ने बहुत एक्टिव रोल प्ले किया था कोरियन क्राइसिस में, सही है। सी, इट अलाउड इंडिया टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस दैट सर्व्ड हिज इंटरेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ऑनलाइन मूवमेंट में इंडिया को एक अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डेवलप करने के लिए। देन डी ऑप्शन क्या है, इंडिया डेविएटेड फ्रॉम नॉन अलाइंड पाथ बाय साइनिंग ट्रीटीज ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद USSR इन 1971। ये क्रिटिसाइज किया जाता है इंडिया की नॉन अलाइन पॉलिसी को कि इंडिया ने तो USSR में 1971 में USSR के साथ एक 20 साल की ट्रीटी साइन की थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। जब हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष ऐसा था कि निश्चित था कि लड़ाई हो नहीं जाएगी, तब इंडिया ने अपना एक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए USSR के साथ एक पीस एंड फ्रेंडशिप की ट्रीटी साइन की थी 71 में। और तब क्रिटिक्स ने ये कहा था कि नॉन अलाइन होते हुए अगर आप USSR के साथ ट्रीटी साइन कर रहे हैं तो ये किस तरह का नॉन अलाइनमेंट है। लेकिन इंडिया ने ये कहा था कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी के साथ कोई ट्रीटी साइन नहीं करेंगे। नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये होता है कि हम परमानेंटली किसी कैंप को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। We are not a permanent member of the capitalist bloc or we are not a permanent member of the socialist bloc. But if it's in our interest to sign a treaty of peace and friendship, to sign a pact with some country for our defense, for our foreign policy, हम अपने फॉरेन इंटरेस्ट को अगर ध्यान में रख के वो करते हैं तो उसमें इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डेविएशन फ्रॉम द नॉन अलाइंड पाथ। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया ने इसको जस्टिफाई किया था। तो यहाँ पे जो फोर्थ सेंटेंस है, डी सेंटेंस है, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है और इसीलिए इसका आंसर आपका आएगा डी। ओके, तो आई होप कि इस MCQ सीरीज से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा हो। बेसिक जो चीज़ यहाँ सीखने की है वो ये है कि किस तरह से MCQs बनेंगे। ओके, तो आप जब बुक को अपनी पढ़ रहे हैं तो आप खुद की MCQs बनाते चलिए। अगर आप लोग का 5 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, कुछ MCQs आप बनाइए, कुछ वो बनाएं और फिर आपस में एक्सचेंज करिए। तो 5 लोगों के ग्रुप में अगर 10-10 MCQs भी सब बनाएंगे तो आपके पास 50 हो जाएंगे। ओके, इस तरह अगर करके आप लोग चलते हैं तो आप लोग बहुत सारे MCQs, और MCQs अनलिमिटेड बन सकते हैं, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। एंड आप चाहे 100 MCQs भी प्रैक्टिस कर लीजिए, नथिंग इज सफिशिएंट। आपको बस MCQs सॉल्व करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि किस तरह से सॉल्व करना है, जिससे कि आप टाइम लिमिट के अंदर उसको बड़े एफिशिएंटली कर ले जाइए। ओके, सो आई विल कीप ऑन अपलोडिंग द वीडियोस ऑफ MCQ। फर्स्ट चैप्टर के ये 20 MCQs मैंने दिए हैं। अब मैं सेकेंड चैप्टर पे मूव ऑन करूँगी और एक बार सारे चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे फिर मैं मिक्स सारे चैप्टर्स के MCQs लेकर भी आऊँगी, जो कि जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होगा, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट और कैटेगरी में जाएंगे। इसमें भी मेरे ख्याल से लग रहा है कि मैंने बैलेंस करके ही दिया है कि कुछ आसान है और कुछ डिफ़िकल्ट है। सो होप यू ऑल आर लाइकिंग इट। एंड मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए कि कौन सा MCQ आप कर पाए और कौन सा नहीं कर पाए। तो आउट ऑफ 10 आपने कितना स्कोर किया, ये आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
Thank you for watching, and keep waiting for the next video. I'll be uploading soon another MCQ video for second chapter. Till then, goodbye. Take good care of yourself. Thank you.